हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो साइंस के एग्जाम के लिए वरीड है कि सर साइंस के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए अलग से वीडियो बनाइए। तो जो आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि अगर साइंस के आईएमपी क्वेश्चन है कि जो सेक्शन बी सी डी में कवर हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये आपके लिए आज स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा जो सेशन है आपके लिए इंटरेस्टेड होगा एंड इसमें जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं एंड पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस में दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो डेफिनेटली आप अपनी साइंस की एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलो आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ये जो पूरा का पूरा जो वीडियो सेशन है उसमें हम जो चैप्टर वाइज पूरे के पूरे जो आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन में कौन से न्यूमेरिकल टाइप चैप्टर से उसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है या कौन से थियरिकल चैप्टर से, ओके, किसमें से सबसे ज्यादा वेटेज है क्वेश्चन का जो आ सकता है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट तो चैप्टर 1 की बात करेंगे। तो चैप्टर 1 में आप सबको मालूम है कि मोस्टली 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज द ऑयल एंड द फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स है वो क्यों हम ये जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम है क्यों वो हम ऑयल में नाइट्रोजन गैस है उसमें क्यों हम फ्लश करते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज द मीन बाय द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका क्या मीनिंग है ना, वो आपको दो एग्जांपल के साथ भी अच्छे से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो चैप्टर फर्स्ट है ना उसमें मैं आपको 4 to 5 रिएक्शन बताऊंगा। वो अगर 4 to 5 रिएक्शन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली है विथ एग्जांपल तो डेफिनेटली आपको 2 and 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप अच्छे से लिख पाओगे। तो फर्स्ट ये आ गए आपकी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन क्या है एंड व्हाई शुड द केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस। ओके, केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस की जाती है तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। उसके बाद जो इक्वेशन है वो बैलेंस करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन है तो उसको बैलेंस करिए। इसके बेस पर भी काफी सारे क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी ए क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हम एयर में बर्न करेंगे तो उससे पहले क्यों हम जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम क्लीन करेंगे। ओके, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन लेयर है या फिर कोई भी अनवांटेड जो चीज है उसको हम रिमूव करने के लिए अच्छे से बर्न हो सके, उसमें अच्छे से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। ये सब दिस आर द रीजन। ओके, वो सब आपको 3 to 4 पॉइंट्स में मेंशन करना है। उसके बाद बैलेंस द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन बैलेंस करना है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ओके, एक या दो एग्जांपल के साथ भी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से आपको गो थ्रू करके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द मीन बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये तो हम स्टैंडर्ड 9th and 10th से पढ़ते आए हैं कि कौन सी रिएक्शन है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन है उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ओके ना, उसके बाद जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके बारे में भी आ सकता है। तो ये पॉइंट तो आपको ये जो क्वेश्चन है उसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एंड डिस्क्राइब द डीकंपोजिशन रिएक्शन विथ 2 एग्जांपल। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो भी आ सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो सारे के सारे क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर चैप्टर 1। ओके, अगेन मैं आपको सर्कल में कर देता हूँ, ये सारी की सारी रिएक्शन है वो आपको करके जानी है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, उसके बाद ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रेडॉक्स रेडॉक्स से सारी की सारी जो इक्वेशन है वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जानी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया चैप्टर 1 के बारे में। उसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। तो चैप्टर 2 में भी 4 to 5 रिएक्शन है विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। हर बार बोर्ड की एग्जाम में ये जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ओके, या तो फिर आपको कोई भी स्टोरी बना के आपको बताएगा ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है उसके बारे में एक्सप्लेन करो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होता है, तो उसकी रिएक्शन क्या है, उसके यूज क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताइए। उसके बाद कंपाउंड सच एज द अल्कोहल एंड ग्लूकोज से
which also contain the nitrogen, which is also contain the hydrogen but not a categorized as a acid। तो एसिड के फॉर्म में हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, उसमें हाइड्रोजन है, but क्यों नहीं करेंगे तो वो प्रूव करने की एक्टिविटीज आपको बताना है। उसके बाद अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे आप प्रिपेयर करोगे, उसके यूज क्या है, वो जो केमिकल रिएक्शन उसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी हम जिंक ग्रेनेड्स, ओके, उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे, विच इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड मेटल, के एसिड एंड मेटल के हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। उसके बारे में आपको ये एक्सपेरिमेंट है विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। ब्लीचिंग पाउडर वाला है वो अगेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ओके, जब भी हम एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो वी गॉट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके 2 एग्जांपल आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, वो बताना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन द एवरीडे लाइफ, इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस काफी सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ द पीएच, ओके, इन आवर एवरीडे लाइफ में जो पीएच है उसका इंपोर्टेंस क्या है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करिए। फिर जो पीएच स्केल है वो भी आ सकता है, सब कुछ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, नेम द केमिकल कंपाउंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी बेस है कि अगर आपकी मदर है, किचन है, उसमें क्या कर रही है, क्रिस्पी पकोड़े से और केक बना रही है, तो क्रिस्पी पकोड़े से केक से तो उसमें कौन सा सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, ओके। उसके बारे में आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है एंड केमिकल रिएक्शन है वो सब कुछ आपको उसके बारे में लिखना है। बेकिंग सोडा ना वो सब कुछ काफी सारे स्टूडेंट को आइडिया हो गया होगा कि ये किसकी बात हो रही है। उसके बाद एक्सप्लेन द क्रोर आर्करी प्रोसेस, इसमें विथ अ फिगर आपको अच्छे से एंड इक्वेशन के साथ अच्छे से आपको ड्रॉ करके जाना है, ओके। इसके भी हाई चांस है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन द पीएच स्केल, ओके, पीएच स्केल के बारे में एक्सप्लेन करो, उसमें भी अच्छे से फिगर है, उसमें आपको एसिड है, बेस है, ओके, जो पीएच है वो सब कुछ आपको, जो आयंस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, H+ आयन है, OH- आयन है, वो अच्छे से फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये पीएच स्केल है, अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वाई शुड द, ये 2 मार्क्स में रीजन आ सकता है कि वाई शुड द कर्ड एंड द सोर्स सब्सटेंस आर नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड द कॉपर वेसल, कॉपर वेसल में हम क्यों कर्ड एंड जो सोर्स सब्सटेंस है उसको हम रखते नहीं है, ओके। तो सारी की सारी जो कि चीजें है वो आपको चैप्टर 2 में अच्छे से आपको देख कर जानी है। चलो उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 में, ओके, विच इज अगेन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम बात करेंगे, ओके। डिफरेंस भी आ सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफी टाइम से रिपीट ही हो रहा है कि जो कॉपर है उसको मुझे रिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रोराइटिंग रिफाइनिंग प्रोसेस बताइए। कॉपर की इलेक्ट्रोराइटिंग रिफाइनिंग प्रोसेस है, विद फिगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जानी है। फिर गिव द 2 पॉइंट्स बिटवीन द मेटालिक एलिमेंट्स एंड द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, उसके बारे में बताइए। फिर अगेन ये कोई भी केस स्टडी बेस है, कोई आपको एक्स एलिमेंट दिया है, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 281, वाई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई विच इज द मेटल, विच इज द नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। फिर अगर जो आयोनिक कंपाउंड है अगर उसको हम फॉर्म करेंगे, एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो कौन सा मुझे आयोनिक कंपाउंड है वो मिलेगा। तो इसके लिए सबको आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर आना चाहिए 1 to 20 के, ओके। तो ये जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसके बेस ऊपर है। उसके बाद हम थर्मिट प्रोसेस, ओके, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट थर्मिट प्रोसेस है, उसके इक्वेशन अगर आपने लिख कर अच्छे से 2 and 3 टाइम्स प्रिपेयर कर लिया है ना, तो इजीली आप उस पर इक्वेशन बेस ही ये सारे के सारे है चैप्टर। आपको 1, 2 and 3 चैप्टर है केमिस्ट्री में, वो पूरा पूरा इक्वेशन बेस है। इक्वेशन इजीली आपने 1-2 बार पढ़ लिया तो याद नहीं रहेगा, आपको लिख कर उसकी रिवाइज करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो अच्छे से आप इक्वेशन उसको लिख पाओगे। उसके बाद व्हाट इज अ डिफरेंट वे टू प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन ऑफ अ मेटल्स, ओके। ये भी काफी टाइम 2 and 3 मार्क्स में आ चुका है ये क्वेश्चन कि अगर मुझे मेटल है उसका कोरोजन मुझे प्रिवेंट करना है, मेटल का कोरोजन को मुझे प्रिवेंट करना है तो कौन से वेज है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैटर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड लोअर ऑफ द रिएक्टिव सीरीज। जो मेटर है वो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई थिंक आप सबको मालूम होगा, हाई, मिडल एंड द लोअर, ओके। तो उसमें अगर मुझे मिडल रिएक्टिविटी सीरीज एंड लोअर रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें अगर मैं मेटर को एक्सट्रैक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, वो सारी प्रोसेस है विथ एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है।
उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड NaCl है, वो हम कैसे फॉर्म करेंगे वो एक बार देख लो। राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, आयोनिक कंपाउंड है उसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द मीन बाय द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, काफी लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, पर अगर अच्छे से आपने 1 बाय 1 करा रीड किया होगा ना तो ये सब आपको मालूम होता कि वो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो चीज का जो नेचर है वो एसिडिक ऑक्साइड है एंड द बेसिक। ओके, एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर में वो करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। उसके आपको 2 एग्जांपल के साथ बताना है कि कौन से ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ओके, कि जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ओके, तो दीस आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो सब कुछ कर लेना है। उसके बाद डेफिनेशन है, ये 2 मार्क्स में आ सकती है कि व्हाट इज अ रोस्टिंग एंड व्हाट इज अ कैल्सिनेशन। ओके, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो ये चैप्टर 3 है, तो इसमें काफी सारी ये जो मिड रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1 and 3 लाइन की जो इक्वेशन है। चलो उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 4। ओके, मुझे लग रहा है कि काफी स्टूडेंट को ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं इसमें से ज्यादा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली आपको इसमें फोकस करना है स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसे हम बोन करेंगे वो सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सब्सटेंस है उसका फॉर्मूला क्या है वो अच्छे से अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया है, एंड 3 to 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो चैप्टर 4 आपके लिए इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट आप तो जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये किए बिना जाना ही नहीं है, कैसे भी करके आपको याद रखनी है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, एग्जांपल के साथ बताइए ना, उसका यूज क्या है, एस्टर का यूज क्या है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद व्हाट इज द एडिशनल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, एडिशनल रिएक्शन के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन, उसके बाद एडिशनल रिएक्शन हो गया। उसके बाद आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया है तो मैंने बोला था ना आपको कि क्या आपको बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विच इज अगेन इजीएस्ट पॉइंट। ओके, अगर आपने 3 to 4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बना लिया है तो कोई भी आपको सब्सटेंस दिया होता ना तो उसमें आपको अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इथेन एंड द इथेनोइक एसिड के बारे में बात किया है तो उसके आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है। ओके, कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला है कि जिसमें कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है तो वो सब कुछ आपको बताना है। उस फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, उसके बाद क्लोरोप्रोपेन है। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना, ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, ऐसे तो काफी सारे हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके, तो अच्छे से अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये सब कुछ आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन द मीथेन एंड द नाइट्रोजन मोलिक्यूलर विथर डायग्राम। ओके, कि जो मीथेन एंड नाइट्रोजन है तो उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कैसे फॉर्म होगा वो डायग्राम के साथ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द मीन बाय द होमोजेनियस सीरीज, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जो होमोजेनियस सीरीज क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अच्छे से कर लो। उसके बाद आपको 2 अगेन क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको बोला था फर्स्ट तो इथेनॉल है एंड इथेनोइक एसिड है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया। इसे याद रखना है, चैप्टर 4 है उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो तो अगर कोई भी इजी क्वेश्चन आ गया ना आपको और में नया निकलना हो तो चैप्टर 4 में से आप कर सकोगे। ओके, उसके बाद एक और चीज आपको जो सोप है एंड डिटर्जेंट है, ओके, सोप एंड डिटर्जेंट उसके बारे में भी अच्छे से कर लेना है कि जो अगर मिसेल फॉर्मेशन हो रहा है वो भी काफी बार रिपीट हो गया है कि जो सोप एंड डिटर्जेंट है वो सब के बारे में। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, उसके बाद इथेनॉल हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है चैप्टर 4 में से अच्छे से कवर करके जाना है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 5, उसमें आपको मैं कहता 6 to 7 पॉइंट बता दूं, वो तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसका डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए, जो थियरी है वो वर्ड बाय वर्ड अगर आपने कर ली है तो इसमें से आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे ना। आपको मालूम भी है, हमने डिस्कस भी किया था स्ट्रेटेजी वाला वीडियो में कि जो चैप्टर 5 है वो अगेन 12 to 14 मार्क्स के आसपास वो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट आपको सबको मालूम है, क्या आपको मालूम होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा आप रीड कर लो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, कोई भी पार्ट के बारे में पूछ सकता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फिगर आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है, डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस है सलाइवा एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब चेंज हो सकता है, बट अगर अच्छे से आपने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया तो उसके में जो भी क्वेश्चन आपको आ सके ना वो आप अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे। उसके बाद ह्यूमन हार्ट, ओके,
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। उसके बाद आपको कौन सा फोकस करना है, ह्यूमन हार्ट के बारे में फोकस करना है। उसके बाद व्हाट इज द एक्सक्रेशन इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द डिस्क्राइब इट्स द स्ट्रक्चर। ओके, एक्सक्रेशन क्या है, उसके बाद जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से कर लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें स्टार मार्क नहीं करूंगा, सब के सब आपको चैप्टर 5 में करके ही जाने हैं। उसके बाद व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन इज द टाइप्स। ओके, रेस्पिरेशन क्या है एंड उसके कौन से जो टाइप्स है वो आपको अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ द डायग्राम रेबरर ऑफ द नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द हाउ द यूरिन इज अ प्रोड्यूस इन अ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन में कैसे यूरिन है वो प्रोड्यूस हो रहा है एंड उसका अच्छे से रेबर डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड है उसका डबल सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करो एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, क्यों वो नेसेसरी है। ओके, तो ये सारे के सारे रीजन आपको उसमें अच्छे से 4 to 5 पॉइंट्स में आपको लिखना है, डायग्राम भी आपको उसमें ड्रॉ करना है। एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल्स हॉर्मोन्स। ओके, एनिमल्स जो हार्मोन है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। चलो, उसके बाद चैप्टर 5 में बहुत सारे डिफरेंस भी आ सकते हैं। ओके, तो उसमें मैंने आपको 3 और 4 डिफरेंस बता दिया है। फर्स्ट तो ब्लड एंड द रैम्प है उसके बारे में डिफरेंस है, आर्टरी एंड वेन है उसके बारे में डिफरेंस बताइए, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनरोबिक रेस्पिरेशन है उसके बारे में अच्छे से आपको डिस्कस करना है। तो ये सारे के सारे आपने 3 to 4 टाइम्स लिख लिया ना, तो इसमें से एक या दो तो आ ही जाएंगे। ओके, वो गारंटी है। चलो, उसके बाद व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड उसका जो बेरिंग इक्वेशन है वो भी आपको बताना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ। एंड ये जो वाले जो चैप्टर्स है ना उसमें अच्छे से आपको डायग्राम की भी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि डायग्राम का 1 मार्क्स होता है। अच्छे से अगर हमने लेबलिंग किया, सब कुछ किया है ना, तो डायग्राम के आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको डायग्राम दे दिया है एंड लेबलिंग के 3 और 4 पार्ट्स दे दिया है, तो ये जो कौन से पार्ट्स है उसके बारे में आपको बताना है, तो वो भी 2 मार्क्स के ऐसे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो अच्छे से डायग्राम प्रिपेयर करके जाना है। ओके, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। मालूम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम करके जाना है, ह्यूमन हार्ट है, उसके बाद एक्सक्रेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, फिर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बींग्स, उसके बाद एनिमल हॉर्मोन्स। तो ये सारे है 1 to 6 विच इज द अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको जो डिफरेंस है 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ब्लड एंड रिम के बीच में, आर्टरीज एंड वेन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाबोरिक रेस्पिरेशन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, वो सब कुछ आपको बेरेंस इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 6 में, उसमें भी आपको अच्छे से ह्यूमन ब्रेन है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके कौन से पार्ट्स है, वो जो पार्ट है वो कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका आपको अच्छे से डायग्राम एंड लेबलिंग के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद जो नर्वस सेल है, ओके, उसका डायग्राम है, उसमें जो फंक्शन है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। दिस 2 आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कोई भी एक स्टोरी बता दी है कि नरेन भाई है वो वॉकिंग कर रहे हैं रोड पर एंड किसी ने थ्रोन किया इन हिज रेग। ओके, सो इसमें कौन से रिफ्लेक्स एक्शन है वो इन्वॉल्व होंगे उसकी बॉडी में। ओके, तो ये सारे के सारे जो ब्रेन है, रिफ्लेक्स सिस्टम है, वो कैसे इन्वॉल्व होंगे, तो ये सारे के सारे आपको डिटेल्स में आंसर देना है। उसके बाद एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर्क, अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट। जो रिफ्लेक्स आर्क है उसमें जो स्पाइनरी रिफ्लेक्स एक्शन एंड द स्पाइनरी कोड है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड इन द फाइट एंड द फ्लाइट सिचुएशन। ओके, तो कौन से हार्मोन है, तो ये 2 सिचुएशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके बारे में कहो ना, उसकी जो इफेक्ट क्या है वो भी आपको अच्छे से डिस्कस करके जाना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द आवर बॉडी व्हेन द एड्रेनालिन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड इनटू द आवर बॉडी। ओके, हमारी जो बॉडी है उसमें जो एड्रेनालिन हार्मोन है वो सीक्रेट हो रहे हैं, तो उसकी क्या रिएक्शन है। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हार्मोन्स। ओके, उसकी भी हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टीज बतानी है। चलो, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 7 की अगर हम बात करेंगे, चैप्टर 7 में भी अगेन 3 मार्क्स से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए कौन सी मेथड है। व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द बर्डिंग। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट, बर्डिंग एंड द स्मॉल फॉर्मेशन है, वो डायग्राम के साथ आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है। स्टेट द डिफरेंस टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्रेस द बाइनरी फिजन इन द अमीबा। ओके, तो अमीबा में है जो बाइनरी फिजन हो रहा है उसके बारे में बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है। एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, अगेन इंपॉर्टेंट, काफी बार फिगर के साथ बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो रहा है कि जो रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। हाउ इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट है, उसकी लिमिटेशन भी क्या है। ओके, एन एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसकी लिमिटेशन क्या है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है।
गिव द 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स से उसमें सब कुछ आंसर लिख कर जाना है। चलो उसके बाद एक साइंटिफिक रीजन भी पूछ सकता है, क्या कह रहा, द यूज ऑफ द अल्ट्रासोनिक टेक्निक शुड बी बैन फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, गर्ल है या बॉय हो तो उसके लिए जो अल्ट्रासोनिक जो टेक्निक है वो क्यों बैन है, न उसके रीजन क्या है, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। What is the importance of the DNA copying in the reproduction? रिप्रोडक्शन में जो डीएनए कॉपिंग हो रही है, ओके, वो क्यों इंपॉर्टेंस है, ओके, तो ये सारे के सारे 4 to 5 पॉइंट्स में आप अच्छे से आंसर लिख सकोगे। चलो उसके बाद हम देखेंगे कि अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो बडिंग है, ओके, विथ फिगर आपको अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। एंड व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द बॉयज एट द प्यूबर्टी है, तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, बॉयज एंड गर्ल्स है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओके, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड विच इज अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। चलो उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 8 विच इज अगेन द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है, 3 to 4 पेजेस, ओके, मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस है, उसमें कंप्लीट हो सकता है। तो ये पूरा चैप्टर, ये भी चैप्टर है वो आपको स्किप नहीं करना है। इसमें से मिनिमम कर हार्डली 4 to 5 क्वेश्चन ही आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हाउ इज द सेक्स डिटरमाइन इन द ह्यूमन बीइंग एंड एक्सप्लेन, ओके, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव द राइज टू द मोर विजिबल वेरिएशन देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा विजिबल वेरिएशन दे सकता है कंपेयर टू द एसेक्सुअल, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। व्हाई डिड द मेंडल सिलेक्ट द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द हेरेडिटी, हेरेडिटी का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मेंडल ने क्यों पी प्लांट सिलेक्ट किया है। तो ये जो मेंडल का पी प्लांट वाला जो एक्सपेरिमेंट है विच इज अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन है उसमें रिपीट हो रहे हैं। गिव द साइंटिफिक रीजन द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय द फादर और द स्पर्म सेल, ओके, जो चिल्ड्रन है उसका जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है, फादर या फिर जो उसका जो स्पर्म सेल है उससे डिसाइड होता है। तो उसके जो साइंटिफिक रीजन के बारे में आपको अच्छे से एक्स वाई ने एक्स से वो है उस अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके जाना है। एक्सप्लेन हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू द मोर विजिबल वेरिएशन देन द एसेक्सुअल, ओके, ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन है तो अच्छे से वो देख लेना है आपको। चलो उसके बाद चैप्टर 9 की अगर हम बात करेंगे, सो फर्स्ट जो चैप्टर 9 है अभी हम फिजिक्स पार्ट है, ओके, वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो फिजिक्स पार्ट है तो उसमें सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स है किसमें एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज है, ओके, आपकी टेक्स्ट बुक की उन्हें उसमें से जो एग्जाम्पल में जो सारे के सारे न्यूमेरिकल है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है एंड 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल हर बार होता है, ओके, आप उसको और में निकाल सकते हो बट अगर जो इजी न्यूमेरिकल हो ना तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल आता हो ना तो वो सबसे पहले करा करो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में अगर आपका आंसर सही होगा ना सो यू गोट द फुल मार्क्स, आप इजीली उसमें से फुल मार्क्स गेन कर पाओगे। तो फर्स्ट यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हो गया, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। वन मोर थिंग, ओके, ये तो आपको अच्छे से देखकर जाना है। एंड 3 मार्क्स में आपको डायग्राम बनाना भी आ सकता है कि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस है एंड कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर है, तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, कौन सी साइज का हो रहा है, रियल है, इमेजिनरी है, सब कुछ आपको ये डायग्राम वाला क्वेश्चन हर बार, एक भी ऐसे बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी कि जिसमें ये जो डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होगा, ओके। तो आपके पास वो 40 to 15 डायग्राम है, वो अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो इसमें से 3 मार्क्स कंफर्म ही है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है एंड 3 मार्क्स के फिगर्स भी आ सकते हैं, तो इजीली जो सेक्शन सी है उसमें से 6 मार्क्स तो आप इजीली इसमें से गेन कर पाओगे। तो फर्स्ट चीज आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना है विथ फॉर्मूला मालूम होगा तो ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आपको जो डायग्राम है ये 2 मिरर्स के है, 2 लेंस के डायग्राम है, ओके, वो अच्छे से आपको देख कर जाना है। चलो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन है कि जो आपको 2 मार्क्स में आ सकती है कि फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकल लेंथ है, तो सारी सारी डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करके जानी है। उसके बाद अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जिसमें रेक्टेंगल्स ग्लास से भी है उसमें जो राइट का रिफ्लेक्शन है उसके बारे में बताइए, ओके। अगर आपने अच्छे से फिगर समझ ली ना तो इजीली आप थियरी तो इजीली आप लिख पाओगे, तो अगर फिगर समझ लो
एंड उसके बाद ये सारा का सारा जो पूरा पूरा ये जो क्वेश्चन है वो इजी है, ये 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख कर जाना है, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब वाला जो क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड राइट द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ओके। उसके जो लॉस है वो क्या है, तो वो 2 मार्क्स में ये जो लॉस है वो काफी बार रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द साइड व्यू मिरर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड सपोर्ट योर आंसर विथ अ रीजन, ओके। जो व्हीकल में साइड रियर व्यू मिरर है तो उसमें कौन सा मिरर है ने वो क्यों यूज हो रहा है, तो उसके बारे में आपको आंसर बताना है। ने सेम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको सिचुएशन दे दी है कि जो कार की हेडलाइट है उसमें कौन सा है, उसके बाद साइड रियर व्यू मिरर है ऑफ द व्हीकल, उसमें कौन सा यूज हो रहा है, सोलर फर्नेस सपोर्ट सोलर फर्नेस है, ओके। तो उसमें कौन से मिरर है वो यूज हो रहे हैं, ओके। तो उसका आंसर है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है 2 और 3 पॉइंट्स में, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो उसके बाद अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट पावर के बारे में, पावर ऑफ द लेंस, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। नहीं, इसमें भी कह रहे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। कि आपको कोई भी फोकल लेंथ दी है तो उसका पावर फाइंड करो, पावर दे दिया है तो फोकल लेंथ फाइंड करो, ओके। तो ये अच्छे से करके जाना है कि पावर ऑफ द लेंस। उसके बाद एक आपको सिचुएशन दे दी है कि कोई भी डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है पावर प्लस 1.5 डायोप्टर ऑफ द करेक्ट लेंस, तो फाइंड द फोकल लेंथ। देखा मैंने अभी आपको बताया कि फोकल लेंथ है, आपको पावर दे दिया है तो उसकी फोकल लेंथ फाइंड करो, फिर वो जो कौन से टाइप के जो लेंस है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, वो अच्छे से देख कर जाना है। उसके बाद गिव द 2 पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, ये 2 मार्क्स के डिफरेंस आ सकते हैं। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिफरेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, ओके। तो ये 2 डिफरेंस है वो आपको अच्छे से देख कर जाना है। चलो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर 10 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं एंड मोस्ट आईएमपी चैप्टर भी है। ये पूरा का पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है, ओके। इसमें ना तो एक भी फॉर्मूला कुछ नहीं, तो ये चैप्टर 10 भी अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स उसमें लिख पाओगे। तो इसमें 2 मार्क्स के भी काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एंड 3 मार्क्स के तो डेफिनेटली आ ही रहे, तो उसमें से सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट काफी टाइम रिपीट हो रहा है कि टेंडर इफेक्ट क्या है, टेंडर इफेक्ट के बारे में एग्जांपल के साथ बताइए। उसके बाद व्हाट इज द एकोमोडेशन ऑफ द पावर ऑफ द ह्यूमन आई का जो एकोमोडेशन पावर क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ द सीरी मसल, ओके। जो सीरी मसल है तो उसके फंक्शन क्या है ना, तो ये 2 क्वेश्चन है वो अगर आपने ह्यूमन आई अच्छे से कर लिया है ना तो ये 2 क्वेश्चन भी आप इजीली टेकल कर पाओगे, ओके। तो ये सारे के सारे ह्यूमन आईज जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन है। गिव द 2 पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नियरेस्ट राइटनेस एंड द फास्ट राइटनेस, उसके बारे में 2 पॉइंट्स बताइए। उसके बाद व्हाई डज द स्काई अपीयर द डार्क इंस्टेड ऑफ द ब्लू एज एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट है तो उसको जो स्काई है वो क्यों डार्क दिख रहा है इंस्टेड ऑफ द ब्लू, तो सारी की सारी जो चीजें है उसका रीजन क्या है वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको कोई भी 2 फिगर दे दी है, यहाँ पर फिगर दे दी है तो उसमें 2 पार्ट्स है एक्स एंड वाई है, ओके। तो ये जो एक्स एंड जो वाई पार्ट है तो उसके बारे में आपको कौन से वो फंक्शन है तो उसके बारे में जो ये लेबर क्या है अगर वो आपने बता दिया आंसर तो यू इजीली गोट द 2 मार्क्स, ओके। तो ऐसे फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं। चलो उसके बाद अगेन अभी मैं जो ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये अच्छे से लिख कर आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। चलो बच्चों तो फर्स्ट हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ द राइट एंड उसके जो फैक्टर्स है वो किस पर डिपेंड होते हैं, राइट का जो स्कैटरिंग है उसके जो फैक्टर्स है वो कौन से जो पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड होता है, उसकी साइज पर होता है, कलर्स पर, वो सब कुछ अच्छे से टॉपिक करके जाना है। उसके बाद व्हाई इज द कलर ऑफ द लाइट इन द डेंजर सिग्नल केप्ट रेड, कोई भी डेंजर सिग्नल है उसमें क्यों हम रेड कलर की लाइट रखते हैं, ओके। वो अच्छे से रीजन बता दो। मोस्ट आईएमपी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है, तीनों में से कोई भी आपको सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। कि एक छोटा सा बच्चा है अगर वो लास्ट बेंच पर बैठा है तो वो जो बोर्ड में क्या सर या मैडम लिख रहे हैं वो देख नहीं पा रहा है तो इसमें से कौन सी आई से उसकी डिफेक्ट होगी, वो सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको ये अगर 3 आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप लिख पाओगे। सो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया करके जाना है। एंड व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट बाय द ग्लास जो प्रिज्म है आपके पास तो उसमें से जो कह व्हाइट लाइट है उसका डिस्पर्जन हो रहा है तो उसके बारे में वो जो डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट है ग्लास प्रिज्म विथ डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ओके। ये पूरा डायग्राम कर दो तो आपको भी अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर पाओगे। एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वो आपको ब्रीफली बताना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है उसके बारे में। ड्रॉ द सिंपल लेबर डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आइज, मैंने बोला था ना कि ह्यूमन आइज से अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर ह्यूमन आइज कर लिया तो उसमें से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं ह्यूमन आई वाला है तो डायग्राम के साथ 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी उसमें काफी बार रिपीट हो चुका है।
ने उसके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है। व्हाई डू द स्टार ट्विंकल्स एंड एक्सप्लेन इन द डिटेल्स। स्टार क्यों ट्विंकल हो रहे उसकी अच्छे से डिटेल्स के बारे में आपको बताना है। गिव द रीजन फॉर द एडवांस सनराइज एंड द डिले सनराइज। ओके, एडवांस सनराइज हो रहा है एंड जो डिले सनराइज हो रहा है, ओके, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ये जो चैप्टर 10 है कि जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा का पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है, तो अच्छे से आपको ये जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया हो गया, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है, उसके फैक्टर्स, फिर क्यों हम रेड कलर्स का यूज करते हैं जब भी कोई भी डेंजर सिग्नल हो, उसके बाद जो व्हाइट लाइट है उसका जो डिस्पर्जन है वो ग्लास के प्रिज्म से कैसे हो रहा है, वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट आपको याद करना है, फिगर के साथ आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद जो स्टार ट्विंकल हो रहे हैं तो कैसे हो रहे ह्यूमन आई से, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अच्छे से देख लो। उसके बाद एडवांस सनराइज क्या है, डिले सनराइज, दोनों को कंबाइन करके 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, इंडिविजुअली आपको 2-2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनराइज है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए 2 मार्क्स के, तो विथ फिगर आपको देख कर जाना है। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 11। अगेन इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ओके, एंड काफी सारे प्रूफ भी है। ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे प्रिपेयर ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ओके, उसके बाद ओहम्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, ओहम्स लॉ क्या है, वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सब कुछ आपको अच्छे से डायग्राम के साथ, ओके, उसमें भी डायग्राम एक है ओहम्स लॉ में, वो करके जाओ। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करो, उसका जो फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, इसके बेस पर 1-2 न्यूमेरिकल्स काफी टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। ओके, जो जूल्स लॉ है हीटिंग के बारे में वो आपको अच्छे से देख के जाना है, एंड वो कौन से फैक्टर से उस पर वो डिपेंडेंट है। उसके बाद आपको ये सिंबल्स दे दिया है, रजिस्टर है, वोल्ट मीटर है, बैटरी है, ए मीटर है, ओके, स्विच है, वो सब कुछ दे दिया है। तो अगर ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है उसको अगर हम क्रॉस डायग्राम में हम बनाएंगे तो कैसे वो सब कुछ आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताना है कि सिंबल ऑफ द सम कंपोनेंट्स आर गिवन, ये कुछ कंपोनेंट्स दिया है, यूजिंग ऑल ऑफ देम वंस ड्रॉ द एप्रोप्रिएट सर्किट डायग्राम। तो आपको ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये जो सारे के सारे जो कंपोनेंट है उसका यूज करके, तो अच्छे से आप डायग्राम भी ड्रॉ कर पाओगे। चलो, उसके बाद हम करेंगे अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 में से कोई भी एक हो सकता है। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स डिपेंड। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो कौन से फैक्टर से उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है ना 7th एंड 8th, उसमें से काफी टाइम्स रिपीट हो चुका है कि यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है तो उसके आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो डिराइव करिए, फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है, पूरा का पूरा प्रूव के साथ, थियरी के साथ आपको अच्छे से क्या करना है, उसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। तो ये 4 मार्क्स में आ चुका है, काफी टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, सो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ये 2 क्वेश्चन है, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं या तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो वो अच्छे से ये दोनों जो पॉइंट है वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। चलो, उसके बाद एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विथ एग्जांपल। इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम पास करेंगे तो उसकी जो हीटिंग इफेक्ट हो रही है, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है उसको आपको एग्जांपल के साथ आपको क्या करना है, अच्छे से उसका यूज क्या है, वो सब कुछ एप्लीकेशन है वो आपको बताना है। चलो, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर 10, ओके, अगेन इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी चैप्टर भी नहीं है। ओके, मोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन है, वो अगर अच्छे से आपने देख लिया तो पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपको देखकर जाना है सोलेनोइड, कभी भी स्किप नहीं करना है, सोलेनोइड के बारे में पूरा का पूरा समझ लो। ओके, कि सोलेनोइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो रही है करंट के थ्रू, सारी चीजें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो भी डायग्राम के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब कुछ आपको देख कर जाना है। चलो, उसके बाद आपको ये फिगर दे दी है, यहाँ पर एक रोड है, फोर्स मैग्नेट है, उसमें से यहाँ से हम करंट पास करेंगे तो डिफरेंट आपको सिचुएशन दे दी होगी। ओके, तो उससे ये जो रोड है उसके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट होगी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से करंट पास करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को डिक्रीज करेंगे, करंट की जो डायरेक्शन वो चेंज करेंगे, तो ये रोड है उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या इफेक्ट होगी, तो उसके बारे में आपको सेंटेंस में फॉर्म में बताने का। फॉर एग्जाम्पल द करंट इन द AB इज इंक्रीज, करंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फिर जो
स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करेंगे तो ये जो रोड है उस पर क्या इफेक्ट होगी। उसके बाद जो रोड की जो लेंथ है ए बी लेंथ वो अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो सकता है, एंड वाई वुड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, ओके, इसका जो रोड का डिस्प्लेसमेंट कब हाईएस्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आई थिंक लास्ट 2 and 3 ईयर्स में काफी टाइम्स ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये अच्छे से देख लेना। ओके, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोलेनोइड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये पूरा का पूरा जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ओके तो उस पर क्या इफेक्ट होगी वो अच्छे से देख लो। चलो उसके बाद उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्यूज के बारे में, ओके, कि जो शॉर्ट सर्किट हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद प्रिकॉशन क्या हमें लेना चाहिए, स्टेट द प्रिकॉशन टेक बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ओके, तो कौन से प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। तो सारे का सारा जो सब टॉपिक है वो फ्यूज वाले जो मेन टॉपिक है उसमें कवर हो चुका है। चलो एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द फ्यूज, मैंने बोला ना कि जो फ्यूज का इंपोर्टेंस क्या है। उसके बाद जो अर्थिंग वायर है इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसके बारे में देख लो। रीच द 3 फैक्टर विच कैन बी कॉज द ओवररीडिंग, कौन से 3 फैक्टर से हो रही है। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो अच्छे से एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। चलो उसके बाद अगेन आपको सिचुएशन दे दी है कि कोई एक कंपास नीडल है, उसके पास हमने क्या रखा है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हमारे पास है कंपास बॉक्स के पास में। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिंपल जो प्रीवियस था ओके उसमें जो रिजल्ट आया ना वो सेम रिजल्ट आपको इसमें से आएगा। कि फॉर एग्जांपल हम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है वो अगर हम रिवाइज करेंगे तो जो कंपास की नीडल है उस पर क्या इफेक्ट आ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है वो अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो जो नीडल की मूवमेंट में क्या चेंजेस आ सकता है। तो कंपास नीडल इज अ डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर से अगर हम दूर लेके जाएंगे तो नीडल में क्या मूवमेंट होगी। ऑन विच फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द स्ट्रेट करंट वायर इज अ डिपेंडेंट, ओके, तो ये जो मैग्नेट्यूड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड हो रही है। तो ये सारी की सारी ये थियरिकल बेस ओके, प्रैक्टिकल बेस सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चलो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर 13 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर ओके, एंड जिसको जो पासिंग मार्क्स करने हैं ना तो उसके लिए तो ये सबसे पहले ये चैप्टर आपको करके जाना है, क्योंकि डेफिनेशन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, पूरा पूरा थियरी बेस पर है। फर्स्ट तो आपको व्हाट इज द ओजोन, ओजोन के बारे में मालूम होना चाहिए, एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट इन एनी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में उसके इफेक्ट क्या है। फिर ये जो फॉलोइंग टर्म्स है डेफिनेशन रिक कर याद रखनी है, कौन से डेफिनेशन है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है, उसके बाद एनवायरमेंट है, ट्रॉपिकल लेवल्स है, सारी की सारी डेफिनेशन है वो रिपीट हो चुकी है। उसके बाद स्टेट द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है उसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द फूड चेन एंड द फूड वेव्स, ये काफी टाइम्स रिपीट हो चुका है कि जो फूड चेन एंड जो फूड वेव है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए अच्छे से। चलो उसके बाद आपको व्हाट इज द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, ये जो सारी डेफिनेशन लिखे हैं ना तो एक दो पॉइंट इसमें से कवर कर पाओगे आप। एंड हाउ इज द ओजोन फॉर्म, ओजोन कैसे फॉर्म हो रहा है, एक्सप्लेन द गिविंग विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपको वो अच्छे से फॉर्म करके बताना है। चलो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगेन जो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको मालूम हो गया कि व्हाट इज द ट्रॉपिकल लेवल्स, वो आपको देना है। उसके बाद आपको एग्जांपल के साथ फूड चेन है एंड उसके जो डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल है उसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है। उसके बाद क्लासिफाई करना है, आपको जो सब्सटेंस दे दिए है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो उसको क्लासिफाई करिए ओके। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, फ्रूट है, पेज से, पेपर से, थोड़े बहुत आपको सब्सटेंस दिए है तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आएगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आएगा वो आपको बताना है। उसके बाद हाउ इज द ओजोन फॉर्म, ओजोन कैसे फॉर्म हो रहा है ओके, ना उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ओजोन लेयर के सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताना है। तो ये ओजोन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो। उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन इन ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है 2 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड द कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। ये इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है काफी टाइम में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही है तो ये अच्छे से ये सारे सारे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे ओके, 12 to 13 जितने क्वेश्चन होंगे बट ये अच्छे से कर लिया ना तो आप अच्छे मार्क्स इसमें कवर कर पाओगे। उसके बाद व्हाट इज द ओजोन डिप्रेशन एंड व्हिच केमिकल आर रिस्पांसिबल फॉर द डिप्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर है वो डिप्रेस हो रहा है ओके, तो उसके लिए कौन से जो केमिकल्स है वो रिस्पांसिबल है। व्हाट स्टेप आर बीइंग द टेकन टू द लिमिट दिस डेंजर, ये जो अगर डैमेज हो रहा है ओके व्हिच इज अगेन द डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स ओके, तो उसके लिए हम क्या क्या एक्शन हम ले चुके हैं। चलो उसके बाद आपको फुल फॉर्म्स भी काफी सारा बार आ चुका है कि CFC है, UNEP है, उसके बारे में फुल फॉर्म बताइए।
गिव द साइंटिफिक रीजन द मेन रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड फॉर द डिप्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज अ CFC। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है साइंटिफिक रीजन के थ्रू कि वो क्यों है CFC मेन रीजन। उसके बाद अगेन मैंने आपको बता दिया है कि जो कहना फूड वेव वाला है वो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कंसर्न फॉर इज अ कॉज ऑफ द कंसर्न। ओके, तो वो जो कह रहा है डैमेज हो रहा है वो हमारे लिए क्यों कंसर्न है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस। जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ओके, तो उसके लिए कौन सी हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। उसके बाद साइंटिफिक रीजन है कि एनर्जी फ्लो इन ऑलवेज द अनडायरेक्शनल इन अ इकोसिस्टम। ओके, एनर्जी है वो अनडायरेक्शनल फ्लो हो रही है इकोसिस्टम में, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है। चलो उसके बाद अगर हम देखेंगे सो अगेन आपको जो फुल फॉर्म बताना है CFC UNP का जो फुल फॉर्म है। उसके बाद जो क्लासिफाई करना है इकोसिस्टम को ओके, उसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एंड द नेचर इकोसिस्टम है, उसके बारे में क्लासिफाई करना है। ये आपको फॉरेस्ट गार्डन सबको दिया है, तो इसमें से कौन से नेचर आएंगे कौन से आर्टिफिशियल आएंगे वो देख लो। उसके बाद अगेन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेस्ट। वेस्ट है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं ने व्हाट इज द बेसिक ऑफ द डिग्रेडेशन उसके बारे में देख लो। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है वो कैसे आप रिड्यूस कर पाओगे, उसकी कोई भी 2 मेथड है वो आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। गिव द 2 पॉइंट ऑफ द डिफरेंस। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसके बारे में 2 पॉइंट्स आपको डिफरेंस के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट बी प्रोड्यूस बाय द फ्यू कॉमन स्टेप। ओके, कौन से हम कॉमन स्टेप है अगर वो हम करेंगे तो जो हाउस होल्ड जो वेस्ट हो रहा है ओके, तो वो जो प्रॉब्लम हम सोल्व कर पाएंगे। चलो तो ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने ये वीडियो है उसमें कवर कर लिया है। एंड जो सेक्शन ए है उसके लिए भी हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो सेक्शन ए है विच इज अगेन द थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो चुका है बच्चों के लिए, काफी सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं कि उसके लिए सर अच्छे से एक वीडियो बनाइए। तो सेक्शन ए के लिए भी हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। सो आई होप ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।